हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे की नींद गायब है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अब आलाकमान को आंख दिखाने लगे हैं। पार्टी के नेता अब कहने लगे हैं कि हमारी हालत कांग्रेस की तरह हो गई है और बीजेपी हमें हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है। उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी के नेताओं के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत गंदी राजनीति करने में लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। संजय राउत की वजह से आज उद्धव ठाकरे असली शिवसेना पार्टी भी हाथ से गंवा चुके हैं। लेकिन अभी संजय राउत उद्धव ठाकरे की राजनीतिक दुकान को बंद करने वाला काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत ने ठान लिया है कि जब तक उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते तब तक वो अपना काम करते रहेंगे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज महाराष्ट्र के लोग ये मान चुके हैं कि बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली ही है। उद्धव ठाकरे तो अब कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को कांग्रेसी विचारधारा वाला बना दिया है। सत्ता की लोभ में उद्धव अपने पिता की उस सीख को भूल गए कि बाला साहेब ठाकरे ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपना दुकान बंद कर दूंगा। हालांकि उद्धव ठाकरे की सियासी दुकान को जनता ने जरूर बंद कर दिया और अब उनके साथ एक ऐसा खेला हो गया है। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी में फिर से दरार आने वाली है। एकनाथ शिंदे फिर से बाला साहेब ठाकरे को आगे करके वो वैचारिक विरासत को भी उद्धव से हड़पना चाहते हैं, जिसके कारण से अब उद्धव ठाकरे बौखलाने लगे हैं। दर्शकों, एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे से बाला साहेब की विरासत को भी छीन लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विरासत को नीलाम कर दिया है। अब जो खबर आई है उससे उद्धव ठाकरे की परेशानी जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों ने ये संदेश दे दिया है कि उद्धव ठाकरे से बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पूरी तरह से छिन गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा कर लिया है। अब शिंदे की सेना की नजर बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक पर है। यहां से भी उद्धव ठाकरे के परिवार का नाम हटाने के लिए शिंदे सेना जुट गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने बाला साहेब ठाकरे की स्मृतियों को सहेजने के लिए बन रहे राष्ट्रीय स्मारक न्यास के अध्यक्ष पद से उद्धव ठाकरे को हटाने की मांग की। अब शिंदे गुट के नेताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने बताया कि शिंदे गुट अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रखने वाला है। इसीलिए शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच फिर मुकाबला होने की संभावना है। इसी बीच नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने मांग की थी कि राज्य सरकार स्मारक को अपने कब्जे में ले ले। तब भी बहुत बड़ी बहस हुई थी। इस बार क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। रामदास कदम ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास सरकार का न्यास है। स्मारक का निर्माण सरकारी खर्चे पर हो रहा है। रामदास कदम ने ये कहा कि ऐसे में सरकार के मुखिया के रूप में उद्धव ठाकरे को स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने के अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हैं। आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने स्मारक के अध्यक्ष के रूप में स्मारक का दौरा किया था। हाल ही में पूरे किए गए उन्होंने पहले चरण के कार्य का जायजा लेने के बाद स्मारक में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को कालिक पोतने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सत्ता के लिए लाचार होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव को स्मारक का अध्यक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 24 से 29 जनवरी तक पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब उद्धव गुट के कई नेता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। पार्टी ने ये कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे डबल टेंशन में है। आप दर्शकों का इस बारे में क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए? हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। संजय राउत अब लगता ही नहीं कि एक सीरियस राजनेता है। लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास करने और सत्ता की मलाई चापने के लिए राजनीति में आए हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि उनके बयानों से उनकी पार्टी की हंसी उड़ती है।
उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनके बयान उन्हीं के लिए घातक सिद्ध होते हैं। उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि उनके लगातार आते इस तरह के बयानों की वजह से लोग उनको हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद संजय राउत बाज नहीं आते। अब आप ही दर्शक तय करिए कि सैफ अली खान पर हमला पीएम मोदी और मुख्यमंत्री की गलती से हुआ है, लेकिन संजय राउत तो ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी करके वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर पर हुई चोरी और हमले की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। सत्ता पक्ष गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को इस मामले पर घेरा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर आलोचना की है। इसके साथ ही संजय राउत ने सैफ अली खान पर हमले और पीएम मोदी से कुछ समय पहले हुई उनकी मुलाकात पर सियासत भी शुरू कर दी है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य में कानून और पुलिस का कोई डर ही नहीं रह गया है। सैफ अली खान और उनका परिवार सिर्फ 15 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिला था, इसीलिए यह हमला पीएम मोदी के लिए भी एक झटका है। संजय राउत ने कहा कि सैफ अली खान एक कलाकार हैं, उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। उनका परिवार कुछ दिनों पहले ही पीएम आवास में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुका है। पीएम ने उन्हें न्योता दिया था। 1 घंटे तक सभी लोग उनके साथ बैठे और चर्चा की। सैफ भी बहुत गदगद हुए थे। बुधवार को पीएम मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ पर कातिलाना हमला होता है। कोई बोलता है चोर था। सैफ पर हमला ये दिखाता है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि आपके पास काम है, आप व्यस्त हैं, तो मुंबई और महाराष्ट्र में ये सब क्या हो रहा है। मुंबई में सैफ अली खान को सबसे सुरक्षित स्थान यानी उनके घर में घुसकर उन पर हमला होता है और पीएम यहां आकर राजनीति करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। दर्शकों, सैफ पर हमला मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन संजय राउत इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी से कपूर खानदान और सैफ अली खान की मुलाकात को लेकर संजय राउत इस घटना पर बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि हार से वो इतने बौखलाए हुए हैं कि किसी भी मामले को बीजेपी और पीएम मोदी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि आम पब्लिक कैसे सेफ रहेगी, पूरी सिक्योरिटी बेईमानों की सुरक्षा में लगी है, तो जनता कहां से सुरक्षित रहेगी। दिल्ली से लेकर यहां तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ 3 लोग ही सुरक्षित हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दोनों के मित्र गौतम अडानी सबसे सुरक्षित हैं। सैफ अली खान पर हमला फिल्म इंडस्ट्री पर हमला है, जैसे मोदी जी और योगी जी यहां से भगाना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे संजय राउत ऊल जलूल बयान देकर इस मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार देर रात अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उनके बांद्रा स्थित आवास पर रात करीब 2:30 बजे घटी। विपक्ष के 2 ऐसे वकील हैं जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्षी खेमे के ऐसे 2 वकील हैं जो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खामियां ही दिखती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के लिए लगातार बैटिंग करते रहते हैं। दर्शकों, कहते हैं ना कि जो चोर होता है वो पहले ही कह देता है कि जी कोर्ट से हमें पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। वैसा ही हाल विपक्ष का है, जो हर छोटी छोटी बात को देश की सुरक्षा, संविधान और सम्मान से जोड़ देती है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना भी छोटा नहीं है कि उसमें कुछ भी बदलाव कर दो और किसी को पता भी ना चले। देश में वो लोग आज संविधान पर लेक्चर दे रहे हैं जो लोग किसी वक्त पर आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम कर रहे थे। वो लोग कह रहे हैं कि जी संविधान और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत तो ये है कि मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 2 नामी वकील कांग्रेस की कौन सी दलील पेश करेंगे। राजधानी इस वक्त विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि यहां अरविंद केजरीवाल का राज फिर से लौटेगा या पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 दशक से भी लंबे वक्त बाद बीजेपी की वापसी होगी। हालांकि इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई संजीव खन्ना के सामने पेश हुए। उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े एक बड़े नियम को बदल दिया है। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोनों ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी दलीलें दी। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने इस संबंध में चुनाव आयोग को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
आपको बताते चलें कि याचिका कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से लगाई गई थी, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की। इस याचिका में चुनाव आयोग से जुड़े कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बदलाव की चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार के संशोधन के बाद अब ईवीएम सुरक्षा के दौरान वहां मौजूद सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि मैंने हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट दायर की है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की है। एक तरफा तरीके से और बिना सार्वजनिक परामर्श के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दर्शकों, समझने की जरूरत तो यह है कि किसी हाल में इस तरह से संविधान का अपमान बंद होना चाहिए। दर्शकों, हार के बाद विपक्ष के नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं और जब जीत जाते हैं तब चुपचाप नतीजे स्वीकार भी कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में चुनाव हुए: हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र। 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, 2 राज्यों में विपक्षी गठबंधन की। लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अब कांग्रेस को जनता नकार रही है तो इसमें चुनाव आयोग की क्या गलती है? कांग्रेस अपनी कमियों को दूर करने के बजाय चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने लगती है और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें